हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। इस सप्ताह के चार्ट के बारे में बात करने के पहले हम देखते हैं कि आज तक हमने जिस भी शेयर की बात की है चार्ट ऑफ द वीक में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। जहां हमने जेएन के बैंक तक का जिक्र किया जिसने हमारे जिक्र के बाद से 35% का रिटर्न दिया, जो कि सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा। उसके बाद आता है कोल इंडिया जिसने 26% का रिटर्न दिया, जिसका जिक्र हमने 6 अगस्त को किया था, अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं। और कुल 4 ऐसे शेयर हैं और स्टॉक्स थे जिन्होंने अपना पहला टारगेट पूरा किया। तो अगर किसी को अर्ली एग्जिट चाहिए होगा तो वो लोग ले चुके होंगे, अगर उन्होंने इस बेसिस पे हमारे एनालिसिस को अपनाकर अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो। ऑल्दो कि हमने रिकमेंड तो किया नहीं था। और हम लोग अपने लास्ट वीक के रिकमेंडेशन में काफी लकी रहे, जैसा कि हमें एक ही हफ्ते में 7% का रिटर्न लगभग देखने को मिला। जब हमने रिकमेंड किया था 24 सितंबर को, तो प्राइस लगभग 140 का चल रहा था और 140 से नीचे भी गया था प्राइस। तो अगर किसी ने सस्ता उठाया होगा तो उसे और भी ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। और 150 अभी करंट प्राइस चल रहा है। और हमारा जो टारगेट वन है वो 171 का है, तो वो भी ज्यादा दूर नहीं है। 10% 12% के रेंज में ही है। आइए देखते हैं कि इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक कौन सा है। तो इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये आज का बैंक नहीं है, ये लगभग 80 साल पुराना बैंक है और इनका जो इतिहास है वो रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था। और इसका जो कायाकल्प हुआ है वो मेजरली 2014 के लगभग हुआ है, जब इसका नाम बदला गया। जब इनके जो सीईओ थे विश्ववीर आहूजा, जो पिछले साल तक थे, जिन पे कुछ एलिगेशंस लगे और उनको निकलना पड़ा और स्टॉक की पिटाई भी हुई उस कारण से। बट ये बैंक काफी पुराना बैंक है और ये बट अभी जो रिसेंट ईयर में जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है वो बहुत ही इनक्रेडिबल ग्रोथ स्टोरी है। करेंटली जो बैंक के पास लगभग 550 ब्रांचेस हैं और काफी अच्छे तरीके से ये लोग ग्रो कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि और जानते हैं आरबीएल बैंक के फंडामेंटल के बारे में। तो आरबीएल बैंक का लगभग मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है। करंट प्राइस लगभग 253 के लगभग है। ये प्राइस और के अराउंड चार्ट कैसे बन रहे हैं और चार्ट ऑफ द वीक में इसके इंक्लूजन का क्या कारण है वो तो हम देखेंगे ही। बट उसका क्विकली हम देख लेते हैं कि इसका पी जो है अभी 14 है, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का लगभग पी जो होता है, अगर आप एचडीएफसी से कंपेरिजन करें तो एचडीएफसी बैंक का पी 17-18 का है। आईसीआईसीआई बैंक का भी 18 है। कोटक महिंद्रा का 21 है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो लगभग 2 साल पहले लगभग इसी मार्केट कैप को के आसपास था, जब उसने अपना ग्रोथ पिक किया तो उसे 2023 का भी पी मिल रहा है। तो यहाँ से लगभग 50% उछाल का संभावना है, अगर 2 से 3 क्वार्टर में अगर इन्होंने रिजल्ट अच्छा दे दिया तो। इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो लगभग 1 लाख करोड़ का है। तो ऑब्वियसली 1/7 अपने वैल्यूएशन पे चल रहा है। बाकी जो इस कंपनी का है अपने बुक वैल्यू के काफी पास है। अगर आप नॉर्मल बैंक्स मानिए बैंक्स को कंपेरिजन करें, एचडीएफसी बैंक अपने बुक वैल्यू से तिगुने पे चल रहा है, लगभग तिगुने पे चलते ही है। कोटक महिंद्रा भी तिगुने पे है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 2.45 है ना, गुना है। तो इस तरीके से ये काफी सस्ता है। और बैंक को देखने का जो सबसे सही तरीका है वो बुक वैल्यू के हिसाब से ही होता है। इनका जो रिसेंटली जो रिजल्ट आया था उसमें काफी इंटरेस्टिंग बातें उभर के आई थी। तो हम लोग क्विकली, जो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, हम लोग क्विकली देख लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनका जो एडवांसेस था वो टोटल आपका 21% बढ़ा ईयर ऑन ईयर और 4% सिक्वेंशियल। और जो रिटेल एडवांस है वो 34% से बढ़ रहा है। तो रिटेल जो हम लोन जो लोग लेते हैं वो उन लोगों को ज्यादा देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग डिफॉल्ट करने का चांसेस कम होता है। और जो डिसबर्सल है वो पिछले क्वार्टर का 41,000 करोड़ था, तो वो भी एक काफी अच्छा खासा अमाउंट है। और इसके अलावा मतलब ये ग्रो ही कर रहे हैं। करंट इनका कासा 37% है और इसे वो और बढ़ाने के प्रयासरत है। प्री प्रोविजनिंग जो भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ इन्होंने अपना ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को भी अपने आप रिड्यूस किया है 3.37 से 3.22, और नेट जो एनपीए है वो 1% पे लिया है, जो कि काफी इनक्रेडिबल है। क्योंकि बीच में इनके एसेट क्वालिटी पे भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ग्रो किया है कि रिटेल कस्टमर पे ज्यादा फोकस रख के, क्योंकि रिटेल कस्टमर आपको ज्यादा डिफॉल्ट भी नहीं करते और डिफॉल्ट भी करते हैं तो उनसे उगाही करना पैसे का रिलेटिवली आसान होता है। आपको ज्यादा पेचीदगी में नहीं जाना पड़ेगा। ऑल्दो इस गवर्नमेंट ने जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आया उसके थ्रू बैंकों को कंसोर्टियम बना के पैसे निकालने में काफी आसानी होती है, खासकर जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं या जिनके पास जिन्होंने जो पैसे दे सकते हैं और नहीं दे रहे हैं किसी लूपहोल्स के कारण। बट अब उनसे निकालना काफी आसान है, बट वो डिफरेंट स्टोरी है। हाँ, तो इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो भी जो है वो सिक्वेंशियली 69.6% है, 68, तो वो भी एक अच्छा एक पैमाना है। जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, मतलब कि बैंक जितना पैसा दे रहा है और जितना जिस जिस इंटरेस्ट पे दे रहा है और जिस इंटरेस्ट पे ले रहा है, तो उसका जो डिफरेंस है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके पास 5% का होने वाला है, 4.84 है। तो वो भी अच्छे लेवल पे है। अगर हम कंपेयर करें
लेट्स अज्यूम एचडीएफसी, लेट्स अज्यूम कि हम सबसे ऊपर, उनका भी 4.2% है। उस स्केल पे काम करने पे भी 4.2 है। अभी ये लोग नेसेंट स्टेज पे है, काफी अर्ली स्टेज है। आईसीआईसीआई बैंक का 3.67 है। सो इनका जो वही अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 6.36 है। सो अर्ली स्टेज में आपको अच्छा हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बना के रखना पड़ता है, और वो तभी हो सकता है जब आप ज्यादातर जो लोन है या जो ज्यादा आपका जो कस्टमर बेस है वो रिटेल के अराउंड ही रिवॉल्व करता हो। तो हाँ, तो यहाँ थे तो हमने नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लिया, ये इंप्रूव हो रहा है। और इसके अलावा हम मैं जो एक जो बात दिखाना चाहता हूँ कि इन लोगों ने 70 से 80 ब्रांच खोलने के प्रयासरत हैं आने वाले एक क्वार्टर में, तो एक साल में शायद वी आर प्लानिंग अराउंड मे बी 70-80 ब्रांचेस विच इज गोइंग टू बी ब्लेंडेड। हाँ, सो बेसिकली ये लोग 70 से 80 ब्रांच और खोलने के हैं। अभी 550 इनका ब्रांच है। क्विकली देख ही लेते हैं कि इस साल के जो प्रेजेंटेशन में उन्होंने कितना ब्रांच अपना बताया है। आई थिंक इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, एक सेकेंड, इन्होंने जो बताया था मैंने कहीं देखा है, 500 अप्रोक्सीमेटली ब्रांच है, और ये 1100 लगभग बैंकिंग करस्पॉन्डेंट पॉइंट्स है। तो 1600 अपने आई थिंक ट्रांसक्रिप्ट में भी वो लोग वही बोल रहे हैं कि 500 है और 1600 पॉइंट है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और जो इनका जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी 24% ग्रो कर रहा है ना, ओवर द फ्यू क्वार्टर्स। तो मतलब ईयर ऑन ईयर तो 24%। और बैंक में हम लोग को ये समझना है कि करंट अकाउंट एक बहुत ही लो मेंटेनेंस वो होता है। आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना होता है, 0%, ऑलमोस्ट 0%, कुछ फैसिलिटीज के साथ, बट वो उतना यू नो उतना डैम्प नहीं करता आपके प्रॉफिट पे। सो स्पेशली करंट अकाउंट के कारण जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो अच्छा उभर के आता है, क्योंकि ये पैसे आपको लगभग आपको कुछ देना नहीं है, और उस पैसे को जब आप आगे लोन के रूप में देते हैं तो आपका इंटरेस्ट मार्जिन काफी अच्छा निकल के आता है, जो कि ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो मुझे पॉइंट काफी अच्छा लगा था वो ये है कि जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं, जैसे कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के जो एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ अगर अकाउंट खुलता है, स्पेशली जैसे इन्फोसिस और टीसीएस का एग्जांपल लिया कि मानिए 4 लाख एम्प्लॉई है, अगर इनका सैलरी अकाउंट इनके पास आ जाता है, इस तरह का अगर वो डील कर पाते हैं, जैसे कि मुझे पता है इन्फोसिस का आईसीआईसीआई के साथ है ना, शायद एचडीएफसी का टीसीएस के साथ है। तो इस तरह का अगर आता है तो आप सैलरी उतना डिस्पर्स कर रहे हो, उतना चंक ऑफ अमाउंट आपके पास आ रहा है, और ज्यादातर अकाउंट जो पैसे जो है अगर रिवॉल्व नहीं होते, मानिए अगर 20% भी रिवॉल्व नहीं होता, कोई निकालता नहीं है पैसे और बैंक में पड़े छोड़ देता है, तो बैंक के पास आइडल पैसे पड़े हैं, उसको वो लोग इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं देते हैं, 3%, 4%। तो ये एक अच्छा है। ये बोल रहे हैं कि हर महीने लगभग 20 से 25 वैसे क्लाइंट वो लोग लेके आ रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसने कंफर्म किया, तो 20 से 25 कॉर्पोरेट सैलरी रिलेशन हर महीने, तो हाँ, यस, एवरी मंथ, यस, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। और जो ये काफी कम्पिटेटिव अट्रैक्टिव रेट्स दे रहे हैं, अगर आपको समझना है पीटर लिंच की जुबान में, तो आप अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हैं कि ये आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको आपके कितने दोस्तों के पास आरबीएल बैंक का अकाउंट है, और उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये इसका मार्केट में क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, और क्या इसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। और इस क्वार्टरली रिजल्ट का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख रहे हैं, तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट इनका जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट था, और जो इन्होंने प्रॉफिट भी, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो डिक्लेयर किया, वो भी हाईएस्ट एवर था। तो इस तरीके से अगर ये परफॉर्मेंस ये रिपीट कर पाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो ईपीएस है साल भर का वो 20 के लगभग हो जाएगा। और अगर आप 20 के साथ 20 का अगर पी भी दें, यू नो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो अगर आप देते हैं, तो आपका लगभग 400 का प्राइस आता है। सो 400 एक रिलेटिवली इसके लिए सही फिगर होगा। क्विकली अब हम देखते हैं कि इसका चार्ट कैसा बन रहा है और क्या इसका टारगेट होगा चार्ट के हिसाब से, आगे देखते हैं। तो मैंने पहले इसका चार्ट बना रखा है, मैंने पहले से मैं इसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखता था। तो उस समय ये एक डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा था, जिसका ब्रेक ये लोगों ने पिछले नवंबर में लगा, और उसके बाद आप देखिए कि जब ये चैनल को ब्रेक किया तो फिर चैनल पे ही वापस आकर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से निकल गया है। अगर हम यहाँ देखें तो इसने 200 डेज का जो ये लाल वाला जो मूविंग एवरेज है, उसके आसपास इसने सपोर्ट लिया वापस, और फिर ये ऊपर की ओर निकल गया है। और इस दौरान उसने इस 180 189 वाले लाइन के आसपास तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया ही। अगर मैं उसको पेन से दिखला दूं तो ये रहा आपका कप विथ हैंडल पैटर्न, कप आधा तिरछा बन गया। इस हिसाब से जो आपका टारगेट आता है वो यहाँ पर आ रहा है, वो 303 के लगभग। और जो जो अभी जो फ्राइडे को जो ब्रेकआउट आया है, वो इस लाइन को आया है 250 के लगभग, जो 250 गया, 251 का जो नेक था, उसको इन लोगों ने ब्रेक किया है। इस कप विथ हैंडल इसको मैंने बना रखा है, और हम इसी कारण से, इस ब्रेक के कारण ही हम इस चार्ट को आज स्टडी कर रहे हैं।
अगर मैं केवल इसी पॉइंट को जूम कर दूं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, अब जो ये ब्रेकआउट है, अगर इसके ऊपर एक और क्लोजिंग हो गया, तो ये हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। ऑल्दो ये कप विथ हैंडल काफी समय लेके बना है ये हैंडल, तो क्विकली ब्रेकआउट नहीं आया, तो उसका मतलब है कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रखा है, और ये वर्थ है अपने नोटिस के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। ऑल्दो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट इसी लगभग कर दिया था, मेरा, हाँ, मेरा इसी इसी कप विथ हैंडल के लगभग मेरा हो रखा था। इस समय हम लोग, हमारा चैनल अस्तित्व में नहीं था, तो मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया था, बट हाँ, ये मेरे मेरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है, और मैं इसको 428 के टारगेट तक लिए रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा, आ ही चुका है। यहाँ से भी अभी 70% का, करंट प्राइस से 69.66% का अभी उम्मीद है ऊपर जाने का। और इस बीच में जो एक पड़ाव आएगा वो 303 का तो आएगा ही, जहां पर एक टारगेट, अपना टारगेट वन अचीव होगा। इसके बाद मुझे जो लगता है कि जो एक कंजेशन मिलेगा वो 372 के से लगभग 390 के लगभग, यहाँ पर हमें एक एक हो सकता है स्टॉपेज मिले। एक लगातार शेयर इतना ऊपर नहीं भागेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये, अगर आप यहाँ से देखें 133 से कितने महीने में ये निकला है यहाँ से, अगर हम देखें तो 196 डेज में, तो मान के चलिए 6 साढ़े 7 महीने के अंदर आपका, है ना, इतना उछाल हुआ है, लगभग 89-90% आपका ये रिटर्न आया है पिछले 7 महीने में। और यहाँ से भी और 70%। इस बीच में मुझे लगता है 6 महीने के अंदर ये 70%, 6 से 9 महीने में आ जाना चाहिए। इस 6 से 9 महीने में हमें कम से कम दो मिनिमम तो हमें रिजल्ट देखने मिलेगा ही। अगला रिजल्ट आपका 1 महीने के अंदर आएगा, 27 अक्टूबर को ऐसा है। तो अब हमें रिजल्ट को देखना है, और रिजल्ट क्या इस पैटर्न पे है, जो ये अपना हाईएस्ट प्रॉफिट शो कर रहे हैं 319 का, इसके ऊपर की ओर अगर ये जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये अपने प्रॉफिट को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, साल भर का, 12 महीने का, तो उसको, आपको इस कंपनी को री रेटिंग देना ही होगा। आप एक हाई परफॉर्मिंग कंपनी को इस पी पे नहीं रख सकते हैं। तो जैसे ही इसका री रेटिंग होगा, जैसा कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छे खासे समय तक आपका कम के पी पे चल रहा था, है ना। मानिए अगर हम 3 साल का देखते हैं, तो एक इसको सही नहीं मिल रहा था। अगर आप इधर रिसेंटली देखेंगे, तो ये 40-50 के ऊपर से जो भागा है, तो सीधे डबल हो गया है। आप देखिए, ये 54 का पे था 13 अप्रैल को, और अब ये 100 भी टच करके आया है। 101 इसका 52 हफ्ते का वो है। तो उसी तरह का परफॉर्मेंस मैं इसमें भी एक्सपेक्ट करता हूँ, कि प्राइस डबल होगा, बट साथ में आपका प्रॉफिट भी दिखने लगेगा। सो ऐसा नहीं है कि सीधे बिना परफॉर्मेंस के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऊपर भाग गया। अगर आप पिछले 4-5 क्वार्टर का देखें, अगर इस तरह का रिजल्ट आरबीएल भी सामने ला पाता है, 4,485, 567, 670, 816, 732, अगर इस तरह का कंटिन्यूएशन आएगा, और उसके पहले कैसा परफॉर्मेंस था, क्योंकि ये भी ग्रो कर रहे थे, ये नया ब्रांचेस खोल रहे थे, तो आपके जो महीने की जो कमाई हो रही है, क्वार्टरली जो कमाई आप पोज कर रहे हैं, उसका एक अच्छा चंक आप नए ब्रांचेस खोलने में स्पेंड कर रहे हैं। तो जब वो स्टेबलाइज होगा, आपका जो ग्रोथ रेट है, नया ब्रांचेस खोलने की संख्या एक लिमिट होगी। आप हर क्वार्टर, हर साल आप 70-80 ब्रांच नहीं खोलेंगे, हर हर क्वार्टर मान के चलिए 15 नए ब्रांच है, तो आपका जब वो स्पेंड कम होगा, तो आपके प्रॉफिट में झलकेगा। वही चीज हमारे साथ हुआ ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। इस तरह का अगर परफॉर्मेंस होगा, तो डेफिनेटली आपको आरबीएल बैंक भी यहाँ से डबल होता हुआ भी दिख सकता है, जो कि अभी 253 चल रहा है, 500 भी जा सकता है। बट हमने करंट, जो भी हमने करंट सोचा है, उस हिसाब से 428 भी, अगर हम 428 का पी भी कैलकुलेट करें करंट ईपीएस के हिसाब से, तो आगे कर ही लेते हैं। तो 428 और करंट ईपीएस है आपका 12 महीने का 17 का है ना। तो 17 के हिसाब से डिवाइड करते हैं 17 का, तो ये 25 का आता है। लेकिन हमने बोला था कि 312 के हिसाब से, अगर 319 का जो इनका परफॉर्मेंस है, अगर उस हिसाब से 4 क्वार्टर रिजल्ट आते हैं इसी के लगभग में, तो 428 के हिसाब से हम अगर 20 का भी इसको ईपीएस देते हैं, तो 21 का होगा, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास जो अभी है उससे भी कम है। और अगर इन्होंने 300 एवरेज क्वार्टर का अगर हाईएस्ट साइड में अगर रिजल्ट लाया अगला 3, तो डेफिनेटली इसका जो प्राइस है 428 भी बहुत ही नॉमिनल लगेगा। कुछ ज्यादा, कोई ज्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं है कि हम, पी आउट ऑफ रेंज हम इसको प्रपोज कर रहे हैं। तो ये काफी एक नॉमिनल सा टारगेट रहेगा अभी के लिए। पहला टारगेट 303 और दूसरा टारगेट हमारा 428 यहाँ से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि इस स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं मानिएगा, और इस, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो जांच पड़क के कीजिएगा, और एक एक स्टॉक में 3 से 5% से ज्यादा नहीं लगाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में। थैंक यू।